जानते हैं कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पायदान होता है। अगर उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो चिंता का विषय न केवल परिजनों के लिए रहता है, मुझे लगता है कि हमारे पूरे देश के लिए हो जाता है। इसीलिए हमारे राज्य सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसके चलते कि ये कोशिश की जाएगी कि कोविड-19 के चलते कैसे परिस्थिति को समान किया जाए, कैसे शिक्षा दीक्षा को रोकने के बजाय उसको आगे निरंतर बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए आज हमारा खास विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। जी हाँ, इस विशेष कार्यक्रम में जो बहुत छोटे बड़े जो प्रश्न होते हैं, मुझे लग रहा है जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं वो अभिभावक भी हैं, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स के साथ साथ शिक्षक भी हैं, तो उनके मन में भी कई सारे सवाल होंगे। उनको लग रहा होगा कि किस तरीके से संचालक किया जाएगा। ऐसे तमाम प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे कार्यक्रम में हमने विशेष अतिथि के रूप में बुलाया है श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी को, जो कि प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत है। मैडम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। इसी के साथ हमारे बीच में श्री लोकेश कुमार जाटव जी, जो कि आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र में कार्यरत है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जैसे कि हाल ही में इसका कार्यक्रम को संचालन किया गया है कि हमारा घर हमारा विद्यालय, और इसकी एक टैगलाइन भी दे दी गई है मैडम कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये तो बोल दिया गया है कि अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, लेकिन उसको पूरी तरीके से निरंतर करने के लिए क्या योजनाएं दी गई हैं? नमस्कार तपस्या जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। जो आपने प्रश्न पूछा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन का समय है। अब तो लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन मार्च में ही लॉकडाउन जब हुआ था तभी हमें ये बात समझ में आई थी कि बहुत लंबे समय तक शायद स्कूल्स बंद रहेंगे और बच्चों को उस अवधि में जो पढ़ाई उनकी होती है, अप्रैल का पूरा महीना एजुकेशन सेशन का पहला महीना होता है और उसके बाद जून में दोबारा एजुकेशन सेशन प्रारंभ होता है। तो इस अवधि में जो बच्चों की पढ़ाई है उसका बहुत नुकसान हो जाएगा अगर हम कोई ना कोई गतिविधि ना करें। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये सोचा कि सबसे सरल और आसान माध्यम है रेडियो, और हम रेडियो के माध्यम से पढ़ाई बच्चों की कुछ हद तक जारी रख सकते हैं। इसलिए हमने 1 अप्रैल से ही लॉकडाउन के 7वें दिन ही हमने रेडियो स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक कहानी बच्चों को पढ़ के सुनाई गई। इसके अलावा इंग्लिश इज फन प्रोग्राम और मीना की दुनिया, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है छोटे बच्चों में, उसको हमने ब्रॉडकास्ट किया। ये प्रोग्राम्स अभी भी चल रहे हैं लगातार। फिर ये बात समझ में आई कि शायद सिर्फ रेडियो से काम नहीं चलेगा, और चीजें करने की आवश्यकता है। तो कुछ समय के बाद रेडियो दूरदर्शन पर भी हमने 4 घंटे का समय लिया और उसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के बच्चों के लिए प्रतिदिन 1 घंटे का एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट किया जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण हमने जो काम किया वो था कि डिजिलैब, डिजिटल लर्निंग एनहांसमेंट प्रोग्राम के नाम से बच्चों के और के पेरेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, और इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में हर रोज सुबह 10 बजे एक 20 से 25 मिनट का क्यूरेटेड कंटेंट भेजा जाता है पेरेंट्स को, जो वो दिन में किसी भी सुविधाजनक समय अपने बच्चों को दिखा सकते हैं। इसमें बहुत कोशिश करी गई है कि सभी राज्यों के पास जहां हिंदी का मटेरियल उपलब्ध है और हमारा अपना जो मटेरियल उपलब्ध हो उसको हम उपलब्ध कराएं बच्चों को, और बेस्ट क्वालिटी मटेरियल पहुंचे बच्चों के पास, विषयवार हो, उनके जो लाइफ स्किल्स हैं उसके लिए भी हो, और जो उनसे जिसमें कुछ उनको आनंद आए ऐसा कंटेंट दिया जाए। तो लगभग 50,000 से ऊपर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं और बहुत सारे पेरेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं। 7 लाख से ऊपर बच्चे इसका इस समय लाभ ले रहे हैं। तो पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसीलिए कहा गया कि इस मुश्किल समय में भी बच्चे किसी ना किसी तरह से पढ़ाई से जुड़े रहें। बहुत ही अच्छा ये कदम है। मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है वाकई सराहनीय है, और जिस तरीके से हम पढ़ाई को लेकर हमेशा से सचेत रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये सजग हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कौन से, क्योंकि हाल ही में इस कार्यक्रम को लेकर आया गया लोकेश जी, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन से कार्यक्रम कब और कहाँ पर चल रहे हैं? इस कार्यक्रम को सुन रहे सभी पालक और बच्चे और शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी अवगत होंगे कि और जानते भी हैं कि जो बच्चों की पढ़ाई जो होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, और इस प्रक्रिया में यदि कोई लंबा व्यवधान आता है या गैप आता है तो बच्चों की जो सीखने का स्तर है वो काफ़ी प्रभावित होता है। तो इस सोच के साथ हमारा विद्यालय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है
कि प्रत्येक घर में कम से कम इन 3 में से कोई एक डिवाइस तो होती ही है, रेडियो, मोबाइल या टीवी। तो क्यों ना हम लोग विभागीय प्रयास कर, राज्य स्तर से प्रयास कर इन तीनों ही माध्यमों का उपयोग कर बच्चों को शैक्षिक सामग्री देने का प्रयास करें। और जब मार्च से लेके जून के महीने में हमने जब कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, तो उसमें हमने रेडियो, टीवी और मोबाइल का उपयोग करके बच्चों को शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई। गत करीबन 15 दिनों से हमने राज्य स्तर से विशेष अभियान चलाकर हमारे जिले की टीम ने काफी मेहनत की है और ये प्रयास किया है कि बच्चों को टेक्स्ट बुक और वर्कबुक भी वितरित की जाए। अब हमने टीवी, रेडियो, मोबाइल, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक का एक सामंजस्य स्थापित कर एक प्रतिदिन एक टाइम टेबल तैयार कर हमारा घर हमारा विद्यालय में, कि बच्चे को एक स्कूल जैसा माहौल मिले, एक रूटीन हो, एक व्यवस्थित दिनचर्या हो, इसका प्रयास करके हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम की संरचना की है। और प्रयास है कि बच्चे टीवी, रेडियो, मोबाइल, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक के माध्यम से सीखें। बिल्कुल। यहाँ पे मैडम मेरा आपसे भी एक प्रश्न रहेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समर वेकेशंस चले गए हैं, क्योंकि अभी तक ये था कि समर वेकेशन है तो बच्चों का भी माइंडसेट था कि समर वेकेशंस हैं तो वो बहुत अपने आप को रिलैक्स में थे। लेकिन अब जैसे ही जुलाई का समय आया है तो उनको लग रहा था कि हम अब स्कूल जाएंगे, लेकिन कोविड-19 के चलते उसकी हमने अवधि को बढ़ा दिया गया है। स्कूल नहीं खुल रहे हैं 31 जुलाई तक फिलहाल में। तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई को सामान्य रखने के लिए और क्या क्या राज्य सरकार कदम उठा रही है? देखिए, मैं सिर्फ ऐड करना चाहूँगी जो लोकेश जी ने कहा उसको, कि बिल्कुल आपकी सही बात है कि इस वक्त तक सामान्यतः स्कूल खुल जाते और बच्चे उत्साह से स्कूल जाते, बहुत सारा उनको आनंद आता स्कूल में अपने फ्रेंड से मिलते। इस वक्त वो सब पॉसिबल नहीं है लेकिन जो संभव है वो ये है कि हमने किताबें दी हैं बच्चों को और हमने माता पिता से अनुरोध किया है कि वो एक स्कूल जैसा वातावरण घर में क्रिएट करें। बच्चों को एक निश्चित समय पर उनको पढ़ने बिठाएं, एक निश्चित स्थान पर बिठाएं और 10 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई से रिलेटेड गतिविधि बच्चों को करनी है। और शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जिसके लिए भी जानकारी यहाँ से रोज भेजी जाती है। आइडिया ये है कि बच्चों का एक रूटीन स्थापित हो और बच्चे एक व्यवस्थित रूप से बैठ के पढ़ें। हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि शायद हर बच्चे के माता पिता के लिए संभव ना हो कि 10 बजे से 1 बजे बिठाएं, क्योंकि कुछ माता पिता वर्किंग होते हैं, उस दौरान घर पे नहीं होंगे, तो वो अपनी सुविधा के अनुसार टाइम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे के लिए एक रूटीन सेटअप हो और जैसा लोकेश जी ने अभी कहा कि जो सीखने की प्रक्रिया है उसमें किसी किस्म का व्यवधान नहीं आए। बहुत ही सरल एक्टिविटीज हैं जो पेरेंट्स स्वयं गाइड कर सकते हैं, जो बच्चों को करनी है, उसके माध्यम से ही वो बहुत कुछ सीख सकते हैं इस दौरान। जैसे कि राज्य सरकार ने अपना कदम उठाया है कि बच्चों को शिक्षा में कोई अड़चन ना आए, उसके लिए जरूरी है ना केवल राज्य सरकार की, ना केवल शिक्षकों की, हमारी भी, माता पिताओं की, कैसे हम बच्चों को आगे उत्साहित करें और कैसे हम उनको पढ़ाई में मन ना हटे, उसके लिए कई सारे आयाम हम अपनाएं। लेकिन यहाँ पे ये सुनना बड़ा अच्छा लग रहा है लोकेश जी कि घर में ही विद्यालय बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमारा माइंडसेट था कि हमको विद्यालय जाना है, एक अलग माहौल होता था, घर में पढ़ना तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता था। लेकिन इस दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि ऐसा पैंडेमिक सिचुएशन है जिसमें हमको सबको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो घर में ही विद्यालय बनाने के लिए आपने प्रमुख क्या ऐसे कदम उठाए हैं कि वही माहौल सुनिश्चित किया जाए, और माँ बाप को स्पेशली कैसे उस चीज को कैटेगराइज करना पड़ेगा, वो भी बताइए। बहुत ही रोचक प्रश्न है और प्रासंगिक प्रश्न है, इसलिए क्योंकि कई बार हमारे स्कूल्स में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स के मन में ख्याल आता है कि शायद मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एकेडमिक सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आप देखें तो स्कूल एक सीखने की जगह के अलावा स्कूल क्या है? स्कूल एक सोच है। स्कूल सोच ऐसे है कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो हमारा पूरे जो एक दैनिक जीवन प्रबंधन है वो सोच से जुड़ जाता है कि मुझे इतने बजे उठना है, फिर तैयार होना है, फिर स्कूल जाना है, फिर वापस आना है, फिर कुछ खेलकूद की गतिविधियाँ करनी है, फिर शाम को अपना होमवर्क करना है। और बिल्कुल इसी तरह की दिनचर्या है हमने हमारा स्कूल हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम में सम्मिलित की है, जिसमें 10 से 1 यथासंभव बच्चे अपनी पढ़ाई करें। शाम को 4 से 5 अपनी खेलकूद की गतिविधियां हैं, क्रिएटिव राइटिंग है, कुछ नया हुनर सीखने का एक प्रकल्प है। और शाम को 7 से 8 के बीच में हमारे घर में जो बुजुर्ग पीढ़ी है, जब बच्चे उनसे बात करते हैं तो भाषा सीखने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है वार्तालाप, चर्चा। जब बच्चे हम उम्र या अपने सहपाठियों से बात करते हैं तो बच्चों की जो शब्द ज्ञान होता है वो सीमित होता है, अनुभव होते हैं सीमित होते हैं,
लेकिन जब हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जब हम उनसे बातें करते हैं, उनके किस्से सुनते हैं, उनसे कहानियां सुनते हैं, उनके जीवन के अनुभव सुनते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इतिहास की जानकारी मिलती है, नए नए जो किस तरह से जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव आया है वो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। लेकिन भाषा सीखने की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द ज्ञान नया जो बच्चों को प्राप्त होता है वो चर्चा से ही प्राप्त होता है, बड़े बुजुर्गों से बात करने में से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमने जो कार्यक्रम है वो डिजाइन किया है, और जो पालक सुन रहे हैं उनको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो पढ़ाई लिखाई का काम है वो सिर्फ टीचर्स ही करा सकते हैं या टीचर्स की उपस्थिति में ही संभव है। आप सोचिए कि बच्चा जब 5 या 6 साल के वर्ष में जब बच्चा स्कूल जाता है उसके पहले भी माँ बाप बच्चे को बहुत कुछ सिखाते हैं, और जब सबसे मुश्किल उम्र सीखने की होती है तब बच्चा बोलना सीखता है, चलना सीखता है, धीरे धीरे लिखना सीखता है, और अपने आप को अभिव्यक्त करने की सारे जो कौशल होते हैं वो बच्चे में आते हैं, और ये सब चीजें होती है शिक्षक की अनुपस्थिति में ही होती है। तो 3 साल से लेके 6 साल के बीच में जो बच्चे का जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक विकास होता है, इसमें जो पालक है, माँ बाप है, उनकी बहुत अहम भूमिका होती है, और आपको यही भूमिका हमारा विद्यालय में जारी रखनी है, और प्रयास करना है कि आप स्वयं या जो घर के बड़े बच्चे हैं, वो बड़े भाई बहन हैं, बच्चों को जितना ज्यादा संभव हो एक दिनचर्या ऐसी दे जहाँ पे बच्चों के पढ़ने का, खेलने का टाइम फिक्स हो, ताकि बच्चों को भी एक एहसास हो कि हमारी दिनचर्या बन गई है, और जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं ये दिनचर्या हमारी चल रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने यहाँ पे, और मुझे लग रहा है जो तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस स्टूडियो के माध्यम से वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कई सवाल और भी आपके मन में हैं। हम जानते हैं कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं क्या ये योजना उनके लिए है या 12वीं के लिए भी है। आइए हम जानते हैं मैडम से कि इस कार्यक्रम के संचालन की योजना क्या है। मेरी बच्ची अगर KG2 में है तो मुझे लगेगा क्या ये इस अंतर्गत में आएगी इस कार्यक्रम के, या 12th में है तो उनको लगेगा क्या हम इसमें आएंगे, तो क्या इसकी योजना है वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी तपस्या, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो अभी मटेरियल है वो कक्षा 1 से कक्षा 12 के लिए है। KG2 के बच्चों को हम नहीं कवर कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मटेरियल कक्षा 1 के लिए है वो आपकी KG2 की बच्ची बहुत अच्छे से उसका आनंद लेके उसको यूज कर सकती है, खासतौर पे जो हमारा रेडियो प्रोग्राम है उसको। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के जो बच्चे हैं और जो माता पिता हैं उनके मन में सवाल होगा कि हम इसको कैसे पढ़ेंगे या कैसे करेंगे। कक्षा 1 से कक्षा 8 के बच्चों के लिए पहले महीने में दक्षता उन्नयन एक हमारा प्रोग्राम है, उसकी वर्कबुक्स गई हैं जो सब कुछ एक्टिविटी बेस्ड है, और बिल्कुल सरलता से घर में माता पिता उसको करा सकते हैं। यदि माता पिता उपलब्ध नहीं है तो बड़े भाई बहन उसको बच्चे को करा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही रोचक तरीके से वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, इसलिए उसमें ऐसी कोई पढ़ाई की दिक्कत नहीं है। कक्षा 9 से कक्षा 12 के लिए जो किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं उसी अनुरूप दूरदर्शन पर प्रोग्राम चलेगा, और उसी अनुरूप डिजीलैब जो है उसमें मटेरियल भेजा जाएगा। तो बच्चे से हमारी उम्मीद है कि बच्चा किताब से पढ़े, रेडियो इस पे व्हाट्सएप पर जो मटेरियल आ रहा है उसको देखे, और उसके अलावा दूरदर्शन में जो लेक्चर ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे उनको देखें। इन तीनों के हिसाब से जो बड़े बच्चे हैं वो बहुत ही सरलता से और सुविधाजनक रूप से इसको देख सकते हैं। एक चीज बस मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी जो अभी लोकेश जी ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि टीचर की भूमिका तो बहुत आवश्यक है, लेकिन अब पेरेंट्स को को एजुकेटर, सह शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका निभानी है और उनको मदद करनी है हमारी और अपने बच्चे की जब तक कि स्कूल नहीं खुले। इसी में मैं एक क्वेश्चन मैडम और जोड़ना चाहूँगी। मेरे मन में अचानक से एक क्वेश्चन आया कि जो आपने सुनिश्चित किया है वो बेहतर तरीके से किया गया है कि बच्चों को जो शिक्षा है वो एक सीक्वेंस से मिल सके, लेकिन क्या इसकी भी सुनिश्चित किया गया है कि जो वो काम कर रहा है वो टीचर तक रेगुलर बेसिस पे पहुंचे? क्योंकि वैसे तो स्कूल में सबमिट कराया जाता है, होमवर्क कॉपी दी जाती है, तो एक हम चेकिंग करते रहते हैं कि इस बच्चे ने होमवर्क किया है नहीं किया, लेकिन ऐसे सिचुएशन में बच्चा रेगुलरली इंटरेक्ट कर रहा है अपने इन क्लासेस के साथ, वो कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? तो हमारे जो शिक्षक भाई बहन हैं वो बहुत ही इनोवेटिव हैं, और उन लोगों ने एक व्यवस्था तो ये की है कि जो बच्चे को वो होमवर्क देते हैं और बच्चे से कहते हैं कि व्हाट्सएप पर ही फोटो खींच के उनको भेज दें, और वो व्हाट्सएप पर ही करेक्ट करके वापस भेज देते हैं।
तो एक बहुत सरल तरीका तो उन्होंने ये निकाला। पर कई परिवार ऐसे हैं जहाँ पर फोन की उपलब्धता नहीं है या व्हाट्सएप नहीं है, वहां पर हमारे पेरेंट्स जो बच्चे के पास टीचर्स समय समय पे जा रहे हैं और वहां जाकर के छोटे ग्रुप्स में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों से संपर्क बना के उनके काम को देख रहे हैं और उन्हें जो उनकी गलतियां हैं उसके बारे में समझा रहे हैं, आगे कैसे पढ़ना है वो भी सिखा रहे हैं। जी सर, जैसे कि जब हम स्कूल जाते थे तो बहुत टेंशन होता था कि टीचर कहेगी आपकी अटेंडेंस कम हो रही है, कि अब आपको जाना है, तो बाबा भी बहुत डंडे मार के भगाते थे कि जाओ भाई अटेंडेंस कम हो जाएगी, बाद में एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। लेकिन अभी कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि अटेंडेंस हो रही है कि नहीं हो रही है? बच्चे बहुत लीनियंटली लेंगे कि हमें वर्क भेजना है, तो उनको इन सब चीजों को कितना सीरियसली लेना चाहिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, पिछले 2-3 महीनों के जो हमारे प्रयास रहे हैं कि ये सीखने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे, और इसका हमने बहुत प्रभावी कैंपेन जो शुरू किया था, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी, इसका हमने एक फील्ड सर्वे कराया था, एक विश्लेषण कराया था हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से। हमारे साथ बहुत सारे एनजीओ हैं, वो भी काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी, एक सकारात्मक एक परिणाम यह सामने आया कि इस मुश्किल परिस्थितियों में भी बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं, बच्चे सीखने के लिए तत्पर हैं, और लेकिन इस मुश्किल परिस्थितियों को थोड़ा सा एक सामान्य तरह का एक झुकाव देने के लिए हमने प्रयास किया है कि जो हमारी गतिविधियां हों वो एक्टिविटी बेस्ड। किताब सिर्फ एक जरिया है, लेकिन जब बच्चे खुद गतिविधि करेंगे, खुद सीखेंगे, तो बच्चे ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। इसीलिए हमने जितनी भी गतिविधियां रखी हैं, रेडियो, टीवी या व्हाट्सएप के माध्यम से, वो गतिविधि आधारित ही रखी हुई है। दूसरा कि पढ़ाई का अत्यधिक बच्चों पे भार ना आए, बोझ ना आए, इसीलिए जो शाम को 4 से 5 का समय है, इसमें हम लोग रेडियो के माध्यम से पुनः कुछ इंटरेस्टिंग कार्यक्रम, रोचक कार्यक्रम बच्चों के लिए लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने सप्ताह के 5 दिन हमारे कार्यक्रम चलेगा। जो 6वां दिन है, शनिवार का दिन है, उसे हमने मस्ती की पाठशाला नाम दिया है कि कैसे हम लोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और रोचक और इंटरेस्टिंग बना सकें, ताकि बच्चों का उसमें पूरा ध्यान रहे और बच्चे नए कला से, नई विधियों से सीख सकें। तो मस्ती की पाठशाला में हम लोग बहुत सारा रोचक कंटेंट है वो बच्चों तक लेके जाने का प्रयास है। जी, बहुत अच्छी यहाँ पे बात ये भी आ रही है कि ना केवल पढ़ाई रोचक जो चीजें हैं उसका भी ध्यान रखा गया है। अर्शी मैडम, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस सारे कार्यक्रम में जो है टीचर्स का बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, तो एक पेरेंट्स को, अभिभावक को एक कितनी उम्मीद रखनी चाहिए उनसे? क्योंकि एक क्लास में 40-45 बच्चे को संभालना आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जब अलग अलग एरिया में है तो उन सबको एक कंपाइल करना और फिर उन सब चीजों को मैनेज करना शिक्षक के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उससे हम पेरेंट्स कितना उनसे उम्मीदें रखें? पहली बात तो ये है कि इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि बहुत ही कठिन समय है और बहुत सारी कोरोना को लेकर के एक्टिविटीज चल रही हैं, जिनमें कई बार शिक्षक भाई बहनों की ड्यूटी लगी हुई है। तो हो सकता है कि जितना हम सोच रहे हैं उतनी रेगुलरिटी से वो ना संपर्क कर पाए, लेकिन आपको मैं आश्वासन दे रही हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमारे सभी शिक्षक जो हैं वो बहुत स्वप्रेरणा से ही वो बहुत बच्चों से संपर्क बना के रखे हुए हैं, घरों पे जाते हैं, बच्चों से मिल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के हमारे टीचर्स ने हमको इतना प्लेजेंटली सरप्राइज किया कि वो गांव में जाके, रिमोट एरियाज में जाके बच्चों से मिल रहे हैं और उनको गाइड कर रहे हैं इस समय। तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो हम उम्मीद रखते हैं हमारे शिक्षकों से कि वो जो काम करेंगे, उससे बहुत आगे बढ़ करके हमारे टीचर्स काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद भी समस्याएं खत्म नहीं होती हैं। एक ना एक चुनौती सामने आती जाती है, पेरेंट्स के लिए भी और मुझे लग रहा है बच्चों के लिए भी। तो उन चुनौतियों को सुलझाने के लिए कहाँ संपर्क किया जाए, हम जानना चाहेंगे लोकेश जी से कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है, उनको कुछ आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, उनको लग रहा है कि यहाँ में जो परेशानी आ रही है, तो वो कहाँ जाके कॉन्टैक्ट करें? देखिए, हमारे प्रदेश में जो शिक्षक हैं, लोगों ने जो प्लान किया है, हमारे शिक्षक साथियों ने उत्साह से इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है, हमारे बच्चों को सपोर्ट किया है। तो वर्तमान में हमने कार्यक्रम में हमारे प्रत्येक जो शिक्षक साथी हैं उन्हें कॉन्टैक्ट पर्सन के रूप में, एक ट्रबल शूटर के रूप में, कि बच्चों की जो भी समस्याएं हैं उनके शिक्षक के पास हमेशा उपलब्ध हैं। इस तरह से हमने कार्यक्रम में शिक्षकों की जो भागीदारी है उसको हमें सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। हमारे शिक्षक साथियों ने गत अकादमिक वर्ष में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करते हुए हमारे जितने भी बच्चों के माँ बाप हैं
उनके मोबाइल नंबर से उसको कंपाइल किया गया। इस तरह से करीबन 50,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, हमारे शिक्षक साथियों ने बहुत ही अलग परिश्रम करके तैयार किए हैं। और हम लोगों ने शिक्षक साथियों से यह भी अपील की है और बच्चों को भी ये जानकारी हम लोग निरंतर दे रहे हैं कि यथासंभव, क्योंकि और भी प्रशासनिक कामों में हमारे शिक्षक साथी संलग्न हो सकते हैं, जिन बच्चों के पास मोबाइल फोन है और जिन बच्चों के सीखने का स्तर कक्षा के अनुरूप है, कम से कम उन बच्चों को फोन करके फोन पे ही सपोर्ट उपलब्ध कराया जा सकता है। परंतु ऐसे हमारे कुछ बच्चे होते हैं जिनको उच्च कक्षा में है लेकिन उनके सीखने का स्तर उस कक्षा के अनुरूप नहीं है और उन बच्चों के पास अगर फोन नहीं है तो ऐसे बच्चों को सबसे ज्यादा सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो प्राथमिकता के आधार पर ऐसे बच्चे जो सीखने के स्तर में थोड़ा सा भी पीछे हैं, उनके घर पे जाके गहन संपर्क करें और बच्चों को सपोर्ट प्रोवाइड करें। सर इसी में एक और मेरा क्वेश्चन रहता है कि काउंसलिंग कह सकते हैं इसको, कि काउंसलिंग की सुविधा है जो हम बच्चों को निरंतर दे रहे हैं। यहाँ पर एक और मेरा प्रश्न आता है कि जो कार्य पुस्तिका है मैडम और जो कॉपीज होती हैं, अधिकतर हम स्कूल में उन्हीं को ले जाते हैं, उन्हीं पे ही हम फॉलो अप करके स्टडीज करते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी क्या उनको उन बुक्स को प्रोवाइड किया जाएगा, दिया जाएगा कि वो उसको लेकर आगे बढ़ सके? जी, टेक्स्ट बुक्स तो सभी वितरित की गई हैं और बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में भी हमारे खासतौर पे जो छोटे क्लासेस हैं उसमें ऑलरेडी स्पेस है जहां बच्चे वर्कबुक का काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो दक्षता उन्नयन की जितनी भी किताबें हैं वो वर्कबुक्स ही हैं, तो वो बच्चे उस पर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि अगर हमें और वर्कशीट्स उपलब्ध करानी हो तो हम लूज वर्कशीट्स अगले महीने से बच्चों तक उपलब्ध कराएं। इसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं अगर आवश्यकता होगी तो। मेरे ख्याल से एक चीज मैं यहाँ पर और ऐड करना चाहूंगी कि ये जो समय है ये सभी के लिए कठिन है और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बहुत ही मुश्किल समय है। तो एक उमंग हेल्पलाइन जो है हमारी, उस पर बच्चों के लिए हमेशा वो उपलब्ध है और बच्चे उस पर फोन करके अपनी समस्याओं का समाधान करा रहे हैं और एक किस्म से एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो उनको चाहिए इस समय घर में और टीचर्स तो दे ही रहे हैं, पर उसके अलावा भी अगर उन्हें कोई स्पेशलाइज्ड सपोर्ट चाहिए तो उमंग हेल्पलाइन इसके लिए बहुत ही हमारा इफेक्टिव जरिया है जिससे कि बच्चे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पे इसी प्रश्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा कंसर्न यही था कि बच्चों को काउंसलिंग कैसे की जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर बच्चा सामान्य नहीं होता है, सबका IQ अलग होता है, घर की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उनका एक अपना पिछला अनुभव अलग होता है। तो उस स्थिति में क्योंकि जब वो स्कूल जाते हैं तो पिछला घर अपना भूल जाते हैं, वो वहाँ पे अडॉप्ट हो जाते हैं, लेकिन घर के उसी माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए काउंसलिंग के लिए जो जैसे मैडम ने बताया कि उमंग एक हेल्पलाइन स्टार्ट की गई है जिसमें कर सकते हैं, तो आप बच्चों को क्या बोलेंगे कि अगर उनको ऐसी समस्या आती है तो आगे होके वो करें और पेरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करें किस तरीके से? इसमें दो मुद्दे हैं कि जो एक घर का जो माहौल होता है, घर के माहौल का उपयोग हम एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक सपोर्ट के लिए भी करते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वो है ट्रस्ट। माता पिता या भाई बहन का जो एक रिश्ता होता है अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से और से, उस रिश्ते में इतनी मजबूती रहे, उसमें इतनी प्रगाढ़ता रहे कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस करने में कोई समस्या है तो उससे डरे नहीं, झिझके नहीं। उनके मन में कोई प्रश्न है या कोई अन्य तरह की समस्या है तो अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को बताएं। इसके साथ ही जब बच्चे अपने सहपाठी के साथ होते हैं तो बहुत सारी जानकारी है उनके साथ ही शेयर करते हैं, उनके साथ ही साझा करते हैं, एक वो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। लेकिन कई बार बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चे के मन में झिझक रहती है, अपने जो निकट परिवार के लोग हैं या सहपाठी हैं, तो ऐसे समय में हमारे जो शिक्षक हैं उनकी भूमिका बहुत अहम होती है। बच्चे अपने शिक्षकों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और शिक्षक साथी जितने प्रेम भाव से बच्चों से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, मुझे लग रहा है बच्चे उतने खुलकर उन्हें बता पाएंगे और टीचर्स के लिए भी आसानी होगी बच्चों की इस तरह की समस्याओं को हल करने की। क्योंकि समय की कमी है तो एक आखिरी प्रश्न मैं मैडम आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक संदेश जो हमारे तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, माता पिता भी हैं, बच्चे भी हैं, भाई बहन भी हैं, तो आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम से कैसे जुड़ें और अपने आप को कैसे शिक्षा को आगे बढ़ाएं? सबसे पहले मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगी कि एक किस्म से तो अच्छा समय है कि स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमें इस समय का सदुपयोग करना है और घर में लगातार सीखते जाना है। पढ़ाई भी सीखनी है, घर का काम भी सीखना है,
जीवन कैसे जीते हैं इस कला को अपने माता पिता से सीखना है, बड़े भाई बहन से सीखना है। माता पिता से, गार्जियन से मेरा ये कहना है कि ये आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत का समय है, क्योंकि लगातार बच्चे घर पे हैं और उनको आपकी ज्यादा देखरेख की जरूरत है, आपके ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। बहुत आवश्यक ये है कि बच्चों को प्यार से और बिना उन पर इरिटेट हुए आप उनको बताएं और सिखाएं और उनको सपोर्ट करें इस समय में। टीचर्स से पहले बात तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने कम समय में इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और अपनी जो उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी थी उससे आगे बढ़ के उन्होंने काम किया है। और आपसे मेरा अनुरोध यही रहेगा कि आगे भी आप लोग इसी तरह और अच्छा काम करें और सभी को सपोर्ट करें, बच्चों को सपोर्ट करें, पेरेंट्स को सपोर्ट करें। थोड़ा हम सब ये इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, ये समय गुजर जाएगा और हम लोग फिर से एक साथ स्कूल में बैठ के अच्छे तरीके से, आनंदित तरीके से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब तक ऐसा समय नहीं आ रहा है तब तक हम लोग बहुत ही मिलजुल करके और एक दूसरे को साइकोलॉजिकली अगर सपोर्ट करेंगे तो सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। छोटा सा एक पॉइंट और तपस्या यहाँ ऐड करना चाहूंगी, जो हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे थे कि MHRD का एक वेबसाइट है जिस पर मनोदर्पण नाम से उन्होंने पोर्टल क्रिएट किया है, जहाँ पे बच्चे, पेरेंट्स और टीचर्स सबके लिए बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है जिसका वो लाभ उठा सकते हैं। जी बिल्कुल, हमारे बीच में श्रीमती रश्मि अरुण शमी जी थी, इसी के साथ में श्री लोकेश कुमार जाटव थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कार्यक्रम को लेकर। आप समय निकाल कर यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा, आज के कार्यक्रम की जानकारी मिल गई होगी आपको, क्योंकि अभी हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की है शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, हमारा घर हमारा विद्यालय। और मुझे लग रहा है कि जो तमाम प्रश्न आपके मन में थे वो आज ही सुलझ गए होंगे, और जो तमाम ऐसी बातें थी जो बच्चों को लग रहा था कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें कि नहीं, तो आप समझ गए होंगे कि यही हमको पार्टिसिपेशन करना है और हमें अपने घर को ही विद्यालय बनाना है। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहें, अपने आप को शिक्षित करते रहें और अपने आप को हेल्दी भी रखें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।